आज की डेट में ये एक प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है कि डेली आप लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करें, डेली आप लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज करें, डेली आप लोग कोशिश करते हैं कि अपना टाइम टेबल फॉलो करें, पर लेकिन आप लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसके पीछे आप लोग जान पा रहे हैं कि क्या दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है, आखिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए यार, बेसिक एक नेचर होता है जो आपका बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और उसी के पैटर्न पर आप लोगों का काम चलता रहता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आप लोगों का शरीर जो है, जिस टाइम पर आप लोग नॉर्मली अगर एक बार को उठना स्टार्ट कर दे, बिना अलार्म के आप लोग उठना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों को उसी टाइम पर भूख लगने लगती है, जिस टाइम आप लोग फ्रेश होने जाते हैं उसी टाइम पर आप लोग की जो है बॉडी रिएक्ट करने लगती है। आप लोगों को प्यास की अगर बात करने लगे तो नॉर्मली अगर आप लोग फील करेंगे कि ये किसी इंटरवल टाइम पर आप लोग पानी पी रहे हैं तो उसी टाइम पर आप लोग को प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी होती है, जिसकी एक बॉडी क्लॉक होती है। वो नेचुरली अगर कुछ आप लोग अपने माइंड में चीजें सेट कर लेते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सेट हो जाती है। इसी तरीके से जब आप लोगों का टाइम टेबल रेगुलरली फॉलो नहीं हो पा रहा है, रेगुलरली आप लोग सारी चीजें जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अलग तरीके से आप लोगों ने अपनी बॉडी क्लॉक सेट कर रखी है और उसको दूसरी तरीके से रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसको आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है और आप लोग अब उसको बोल रहे हैं कि भाई तू मुझको संस्कृत बता, संस्कृत के क्वेश्चन में तुमसे पूछूंगा। तो ये चीजें देखिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। जिस तरीके से अगर आप लोग अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, उस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों के सामने जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वही रिजल्ट आ रहे हैं जो आप लोगों ने अपनी लाइफ को दिया है। अगर आप लोग इनसे चाहते हैं कुछ इफेक्टिव और कुछ अच्छे रिजल्ट आए तो उसके लिए आप लोगों को इनके अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज आज से अगर करना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम 180 डिग्री शिफ्ट करने की कोशिश मत करो, आराम आराम से कोशिश करो। जैसे कि अगर आज के डेट में आप लोग ओनली 2 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं तो कोशिश करो कि अगले दिन जो है आप लोग 2.5 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। अपने आप को आधा घंटा और बांध के रखना है, ठीक है। इसी के साथ में फिर उसको 3 घंटे कर दो, तो अपने आप को थोड़ा सा और बांध के रखना है। और जैसे आप लोग अपने आप को बांध कर रख रहे हैं, अपने आप को शाबाशी भी देनी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, अप्रिशिएट करना है अपने आप को। इसी तरीके से आप लोगों को डेली शाम को सोते टाइम अपने आप को एनालाइज करना है कि जो जो चीजें आप लोगों ने बोली थी, जो जो चीजें आप लोगों ने कहा था अपने आप को करने के लिए, क्या वो चीजें आप लोगों ने इंप्लीमेंट की हैं। अगर हाँ, तो अपने आप को एक अच्छा सा कुछ खाने के लिए दीजिएगा, या फिर अपने आप को जो भी आप लोगों को पसंद आता है, जैसे कि बैठकर थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया, किसी से बात कर ली, या जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, अपने आप को जो आप लोगों के डोपामाइन होते हैं उसको रिलीज करने का काम करता है, तो कुछ भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को अपने आप को, वो नहीं कहते कि 3 इडियट वाली मूवी थी कि ऑल इज वेल, ठीक है, तो वो वाला काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते आप लोगों का जो दिमाग है, आप लोगों का जो शरीर है, आप लोगों का जो मन है, वो उस तरीके से चलने लगेगा जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं। पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर आइडिया रखिएगा। तो यहां पर जो हम लोगों ने बातें की हैं, बेसिकली ये बातें की हैं कि एक तरीके से आप लोगों को अपना नेचर चेंज करना है। यहां पर बड़ी प्यारी बात बोली गई, बोला गया जिंदगी खेलती भी उसी से है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। आप लोगों की जिंदगी में अगर दिक्कत आ रही है तो ये समझिए कि आप लोग उस लेवल के इंसान हैं कि जो उन प्रॉब्लम को झेल सके। आप लोगों को अपने आप को उतना बेहतर बनाना है कि ये प्रॉब्लम आप लोगों की दिक्कत न कर सके। तो यही तो तरीका होता है जिंदगी जीने का, जिंदगी को अपग्रेड करने का। वरना हर एक इंसान की लाइफ में दिक्कत आती है, वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाए तो फिर दिक्कत ही खत्म हो गई, फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई बोलने वाला मुद्दा ही नहीं रहा। पर लेकिन लड़ने वाले इंसान के साथ में एक टाइम पर पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी होती है, अगर वो उस प्रॉब्लम से निकलकर सामने आता है तो यार ये तरीका है जिंदगी का। हमेशा जो फिट इंसान है वही सर्वाइव करेगा, वरना जिंदगी चलती रहती है और दुनिया आती जाती रहती है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोगों को कहां पर रहना है। तो काफी प्यारा, काफी शानदार ये डिस्कशन रहना है, टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है। और यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में ओवरव्यू लेक्चर का, जिसके अंदर हम लोग काफी चीजें डिस्कस करेंगे। हालांकि ये एक छोटा पोर्शन है और भी काफी कुछ आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर एक मिनिस्ट्री के बारे में। तो आप लोगों को मिनिस्टर बताना है जिनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें बोला गया फ्लैग सत्याग्रह, यानी कि झंडा। आप लोगों ने सत्याग्रह का नाम सुना होगा ना, अपनी हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फ्लैग सत्याग्रह देखने को मिला जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में जानेंगे क्या इंसिडेंट है और क्यों ये न्यूज में है, समझेंगे इसके बारे में। हमारी कंट्री में बात की जा रही है अभी यहाँ पर QCI के बारे में। QCI क्या है यहाँ पर? ये बेसिकली यहाँ पर सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस के लिए अभी यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन देखने को मिला। इसके बारे में बात करेंगे आखिर ये क्या है, क्यों इसका सर्टिफिकेशन जरूरी है खासकर मेडिकल डिवाइसेस के लिए। इंडिया और स्विट्जरलैंड 2 ऐसी कंट्री हैं जो म्यूचुअली एक कन्वेंशन में, जिसको बोलते हैं MAAC, तो ये जो कन्वेंशन है ये दोनों कंट्री की हेल्प करता है कई सारे मुद्दों पर, फाइनेंशियल मैटर पर। तो समझेंगे इसके बारे में आखिर ये क्या है। रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री का बहुत सारा पैसा जो है वो यहाँ पर
विदेशों में रखा हुआ है, ठीक है, जिसको काला धन बोलते हैं। काला धन क्या होता है? क्या ब्लैक कलर का होता है क्या? वो नहीं, काला धन बेसिकली होता है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता है, जिसको टैक्स से बचाया जाता है, वो मनी, ठीक है। मान लीजिए आज के डेट में आप लोग 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलो कि नहीं यार 5 लाख ज्यादा हो गए, इसको इतना करो ताकि टैक्स ना देना पड़े, तो बताओ कि मैं बस 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप लोगों ने क्या किया, 3.5 लाख रुपए अपने छिपा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है बेसिकली ब्लैक मनी, जो अर्निंग जो है उसको छिपाया जाता है। ओके, तो इसके बारे में जानेंगे। अभी यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर एक तरीके से एक कंट्री है जिसके द्वारा ये काम किया गया कि वहां पर अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी या फिर जेंडर चेंज से रिलेटेड अगर बात करेगा तो उसको एक तरीके से दंड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, गैर कानूनी उसको माना गया है। तो ये कौन सी कंट्री है? रिसेंटली अभी यहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है इसके द्वारा अभी रिसेंटली यहां इसको पहले क्या बोलते थे? इसको बोलते थे एनसीसीएफ। तो एनसीसीएफ की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। हमारी कंट्री में ये जो ऑपरेट किया था, एक पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन था जिसकी गाइडलाइन थी, जिसके बेस पर यहां पर ये इंप्लीमेंट किया गया। तो ये फाइनेंस कमीशन कौन सा था, ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें 2021-22 के लिए हमारी कंट्री में जो राज्य हैं वो बोरोइंग कर सकते हैं, यानी कि उधारी ले सकते हैं। कहां से? ये बेसिकली मार्केट से। अपना जो इनकी जीएसडीपी यानी कि एक तरीके से जो ग्रोस स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके बेस पर यहां पर ये 4% तक का अपना ये पैसा उठा सकते हैं, यानी कि लगभग 8.46 लाख करोड़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप लोग मार्केट से पैसा उठा सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आगे बात करें, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी डोपलर रडार के बारे में। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी कई सारी डोपलर रडार जो है वो इंस्टॉल करने की बात की गई, लगभग 7। तो डोपलर रडार के बारे में जानेंगे आखिर क्या फायदा होने वाला है। क्वेश्चन ये कि किसके द्वारा इसको इंस्टॉल करने की बात की गई है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अभी रिसेंटली एक बीमारी काफी ज्यादा न्यूज में थी जिसको बोलते हैं पीपीएस। इसमें क्या होता, मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई एक ऐसे इंसान को जिसके द्वारा सेक्सुअली असोल्ट किया गया था एक माइनर को। यानी कि ये जो इंसान है, मान लीजिए ए है ये इंसान, इसने एक माइनर गर्ल को सेक्सुअली असोल्ट किया, उसके साथ में छेड़खानी की या फिर जो भी किया, वो उसके चलते हुए फिर भी इस इंसान को छोड़ दिया गया। रीजन क्या था? ये पता चला कि इसको पीपीएस है। पीपीएस एक बीमारी का नाम है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जब कोई इंसान जो होता है वो बॉडी से, शरीर से तो बड़ा हो जाता है पर लेकिन अंदर से वो बच्चा रहता है, यानी कि एक तरीके से उसके अंदर दिमाग जो रहता है वो बच्चे का रहता है। ऋतिक रोशन ने देखा होगा जादू मूवी, ठीक है मूवी का नाम तो जादू नहीं था कोई मिल गया, ठीक है, कोई मिल गया था ना सर, हाँ जो भी है। तो वो मूवी जो है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा वो बच्चा रहता है, बच्चे जैसी टेंडेंसी उसकी रहती है पर शरीर उसका बड़ा हो चुका होता है, तो वो वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये बीमारी है, इस बीमारी के बारे में याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो यहां से आगे भाई साहब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में बनेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसी के बारे में बात कर लेगा पहले। अभी आप लोग अगर इसके बारे में जानेंगे तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा किस तरीके की बीमारी है और क्यों ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है। चलिए पहले चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, ठीक है, और लेक्चर को स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली है क्या इसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो ये बीमारी जो है अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, आखिर क्या क्या चीजें, इसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एज में तो बड़ा हो जाए, उसकी बॉडी तो बड़ी हो जाए, पर लेकिन उसका जो मन है, उसका जो माइंड है, उसका एक तरीके से जो सोचने समझने का तरीका है वो उसका बड़ा नहीं हुआ, तो यहां पर इसको बोलते हैं पीटर पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो पीटर पेन सिंड्रोम जो है ये यहां पर पीपीएस एक बीमारी है जो रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में न्यूज में थी। ये मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर पर्सन जिसको यहां पर ये बीमारी थी उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि उसको ये बीमारी थी, उसके द्वारा ये जो हरकतें की गई हैं ये बीमारी के चलते लग रहा है कि यहां पर उसको सजा देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि दिमाग से वो एक बच्चा है, तो इसके चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। तो यहां पर पीपीएस जो है यहां पर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके चलते इसको सोशली इमेच्योर बेसिकली बोला जाता है, यानी कि बॉडी ऑफ एन एडल्ट बट द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि एक तरीके से बॉडी ऑफ एन एडल्ट बट ए माइंड ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि एक तरीके से बॉडी तो पूरी एक नवयुवक के समान इसकी हो चुकी है, पर लेकिन जो इसका माइंड है वो माइंड बिल्कुल एक बच्चे की तरीके से है। तो ये यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ा गया है। डैन जो केले थे यहां पर उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था इस बिहेवियर को, जो यहां पर रिफ्यूज टू ग्रो, यानी कि वो जो पर्सन होता है उसको लगता ही नहीं है वो बड़ा हो गया है, यानी कि भले उसकी शादी कर दो उसके बच्चे हो जाएंगे, उसको लगने लगता है, उसको वही लगता रहता है कि वो खुद भी अभी बच्चा ही है, ठीक है। तो 1983 में यहां पर ये जो टर्म थी, ये साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डैन किले, इनके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था कि ऐसी कोई भाई साहब ये बीमारी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए
ये तो एक्सप्लेन करके चले गए ऐसी कोई बीमारी है, पर लेकिन आज तक भी इस बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा कि हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस बीमारी को रिकॉग्नाइज किया गया। नहीं, ये बीमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि एक तरीके का मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसके चलते यहां पर आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नॉर्मली पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जिस सोसाइटी में हिसाब से बड़ा है, जिस सोसाइटी में रहता है उसके हिसाब का नहीं है। यानी कि एक तरीके से ये जो बीमारी है ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अमेरिका में हो रही है, फिर इंडिया में हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। नहीं, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, मेल और फीमेल को भी हो सकता है, किसी रेस किसी भी कल्चर में बीमारी देखने को मिल सकती है। पर हाँ, यानी कि होती ज्यादा किसको है, होती ज्यादा है मेल, यानी कि जो मेल है यानी कि जो मैन है, जो उसको जो पुरुष है उसको ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। यानी कि ये बीमारी जो होती है ये पुरुषों को ज्यादा होती है एज कंपेयर टू महिला की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को उनके बच्चे भी हो जाएं, बल्कि उनके मान लीजिए कोई मदर बन गई या कोई फादर बन गया, पर फिर भी वो बच्चों जैसा ही बिहेव करते रहेंगे, ठीक है। तो उनको ये लगेगा उनके बच्चों को भी यार हमारे माँ बाप तो बच्चे तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से बच्चे बड़े हो जाएंगे पर माँ बाप छोटे रहेंगे, तो आगे चलकर माँ बाप को बच्चों को माँ बाप को पालना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते ये जो टर्म है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी किसी भी तरीके से घुमाकर, फिर ये मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पीपीएस के बारे में याद रखेगा, जिसको बोलते हैं पीटर पैन सिंड्रोम, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज भी मुझे पर्सनली जो है काफी इंटरेस्टिंग लगी और डिफरेंट है कुछ। आप लोगों से यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस न्यूज से, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर यह पिग्मी हॉक के बारे में, यानी कि जो बेसिकली जो सुअर होते हैं उनके जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, क्यूट लगते हैं काफी, आप लोगों ने देखा होगा बच्चे चाहे किसी के भी हो क्यूट होते हैं स्टार्टिंग में, आगे चलकर तो फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं चाहे इंसान के बच्चों की ही बात क्यों ना कर लो आप लोग। अभी यहाँ पर क्या हुआ, बात की जा रही है आसाम के बारे में। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा ये मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आसाम में। अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये जो है ये सेकेंड टाइम यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। 8 कैप्टिव जो ब्रेड पिग्मी हॉग, एक तरीके से छोटे छोटे जो सुअर के बच्चे, यानी कि 8 एक तरीके से जिनको बंदी बनाकर रख रखा था, नस्ल बोनी ये हो गए ऐसे बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से ये क्या था, बेसिकली ये जो सुअर हैं इनको, जो जंगली सुअर हैं उनको एक तरीके से अभी यहां पर डेवलप किया गया है कैप्टिव रखकर, यानी कि उनको अपने पास में रखकर और फिर उनको जंगल में छोड़ा गया है। ये अभी यहां पर जो ये इंसिडेंट देखने को मिला सेकेंड टाइम है और ये कहां पर हो रहा है, ये आसाम के अंदर हो रहा है। तो यहां पर ये बेसिकली जो पिग्मी हॉग एक तरीके से कंजर्वेशन प्रोग्राम है, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो काफी कम हो गई थी, तो इसलिए इनको बेसिकली एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इनको पाला गया। इनको बेसिकली इनसे जो ब्रीडिंग करके बच्चे पैदा कराए गए और फिर इनको ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। तो ये पूरा प्रोसीजर यहां पर देखने को मिला अभी हमारी कंट्री में, आसाम के अंदर जो मानस नेशनल पार्क है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। जो यहां पर बात करें अगर यहां पर पिग्मी हॉग के बारे में, तो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो यहां पर ये किस किस का है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो यहां पर टोटल मिलाकर 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिनके द्वारा यह प्रोग्राम है। एक तो यहां पर कौन है, इसका नाम है दुरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो बेसिकली ट्रस्ट है, कहां की है, यूके की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की है। दूसरा है आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आसाम यानी कि स्टेट यहां पर काम कर रहा है। तीसरा है वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से निकल कर आता है। और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन 4 के द्वारा मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए मुद्दा क्या रहता है, मुद्दा ये रहता है किसी भी तरीके से अगर कुछ भी खत्म हो रहा है तो उसको फिर से कंजर्व करना है ताकि चीजें जो हैं वो प्रॉपर पैटर्न में चल सके। तो जो वाइल्ड पिग है अगर बात करें तो कैसे इनको फिर से कंजर्व करना है, तो उसके लिए यहां पर ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया ताकि अगर इनको फिर से बढ़ाया जा सके। तो इसके चलते ये प्रोग्राम है। यहां पर करंटली अगर बात करें यहां पर जो एनजीओ है उसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो एनजीओ का नाम है यहां पर ये अरण्यक और इसी के साथ में एंड इकोसिस्टम इंडिया, अरण्यक एंड इकोसिस्टम इंडिया यहां पर मिलकर काम कर रही है, जिनके द्वारा पिग्मी हॉग ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। यहां पर बेसिकली ये स्टार्ट जो किया गया था इनका नाम था गेराल्ड दुरेल। तो ये गेराल्ड दुरेल जो थे यहां पर ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम याद रखेगा। 1971 में इनके द्वारा यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई थी। अभी मैंने आप लोगों को यहां पर एक नाम भी बताया, दुरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, तो यूके में है, पर लेकिन ये पर्सन जो है पैदा इंसान जो था ये इंडिया में हुआ था, पर लेकिन इसकी डेथ जो हुई है वो यूके में हुई है। तो इसी से रिलेटेड यहां पर ये प्रोग्राम है। पिग्मी हॉग जो है यहाँ पर ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ चुके थे, यानी कि खत्म होने वाले थे पृथ्वी पे से। इसके चलते यहाँ पर इनको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया 2008 में। यहाँ पर ये सोना रूपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ पर सोना ही बोल सकते हैं बेसिकली, रूपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरेंग नेशनल पार्क, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आसाम के अंदर है यहाँ पर ये सारी की सारी, तो यहाँ पर इनको ऐड किया गया।
और प्रोग्राम इनका बेसिकली है, जैसे अभी इन्होंने कितने ऐड किए यहां पर, अगर आप लोग देखिए तो 8 ऐड किए हैं। तो इनका प्रोग्राम क्या है, इनका प्रोग्राम है टोटल मिलाकर 2025 तक का कम से कम 60 पिग्मी होग ये मानस जो बेसिकली नेशनल पार्क है उसके अंदर ऐड करें। तो इनकी संख्या बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। पिग्मी होग जो है, अगर इनके नाम के बारे में बात करें, जिसको साइंटिफिक नेम भी आप लोग बोलते हैं, इनको बेसिकली बोलते हैं यहां पर पोर्कुला स्लोविना, ठीक है, स्लोविनिया। तो पोर्कुला स्लोविनिया इनका बेसिकली नाम बोला जाता है साइंटिफिक। और ये काफी फ्यू मैमल में से जो कि अपना खुद का घर बनाते हैं, फिर घोंसला जो भी बोलिए, और कंप्लीट रूफ यानी कि छत भी उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक समझदार प्राणी है जिनको पता है कि बच्चों को पैदा करने के बाद में कैसे रखना है। तो उसके लिए यहां पर आप लोग इनका अच्छा खासा उदाहरण यहां पर दे सकते हैं, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी होती है, एक ऐसी स्पीसीज जिसके रहने से पता चलता है कि यहां पर माहौल अच्छा है। यानी कि आप लोग बोले कि घर में एक कमाने वाला आदमी है, तो उसको बोल सकते हैं कि इंडिकेटर स्पीसीज, यानी कि ये है तो घर चल रहा है। तो इसी के तरीके से ये जो स्पीसीज अगर खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में गड़बड़ हो रही है। तो ये प्राइमरी हैबिटेट की हेल्थ कैसी है उसके बारे में यहां पर बताता है, जहां पर भी ये पाए जाते हैं। नॉर्मली जैसे कि उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक देखने को मिलेंगे, और नेपाल से लेकर उधर बंगाल तक आप लोगों को नजर आएंगे जो इनकी संख्या है। ये काफी स्मॉल पॉपुलेशन आप लोगों को आसाम के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके चलते इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से अगर बात करें, इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम में ये खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से उनको लेकर चलना है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत बनती है तो उसको इंप्रूव करने की बात की जाती है। तो इसको जो इंप्रूव करने की बात की जाती है तो फिर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो यहां पर ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक ये प्रोग्राम है। तो यहां पर IUCN के हिसाब से इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। CITES ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती हैं, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फ्यूना हो, यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो फूल पत्तियां हो या फिर जो जानवर हो, ठीक है। जो फ्लोरा हो गया वो तो पेड़ पौधे फूल पत्तियां होगी, और फूना हो गया वो होगा जानवर। तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो उनका व्यापार आप लोगों को नहीं करना है। इसलिए कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में यहां पर ये बात करता है। तो इसके तहत भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इसका अपेंडिक्स फर्स्ट है। और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसका शेड्यूल फर्स्ट है, उसके तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इनके दिक्कत क्या है, ये खत्म क्यों होते जा रहे हैं, बेसिकली जहां पर ये रहते हैं ग्रासलैंड वगैरह एक इसके वो डिग्रेड होते जा रही हैं, और इलीगल हंटिंग, इनका शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बीच में से खत्म हो रहे हैं। तो इसीलिए इनको अलग से पकड़कर, उनको पैदा कर उनकी ब्रीडिंग कराकर उनको जंगल में छोड़ा गया। यानी कि इंसान जो है वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं, जिसके चलते जानवरों को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहां पर ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रही है, और यहां पर रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग के बारे में बात की जा रही है। यानी कि अगर आप लोग कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं और उसके लिए आप लोग बोरोइंग लें, तो यहां पर उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। यानी कि कोई राज्य है वो चाहता है कि यहां पर अलग अलग एरिया में काम किया जाए। जैसे कि एरिया क्या हो सकता है, इंप्लीमेंट करना है उसको वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उसको कोई काम करना है, अर्बन लोकल बॉडी या फिर यूटिलिटी रिफॉर्म लेकर आना है, पावर सेक्टर में रिफॉर्म लेकर आना है ताकि अच्छे से लोगों तक पावर पहुंचाई जा सके। अगर कोई भी ऐसा काम करना है तो इसका मतलब यह है कि ये क्रिटिकल सेक्टर है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है सोसाइटी में डेवलप होना। तो इनसे अगर कोई रिफॉर्म लेकर आता है तो उसके लिए वो बोरोइंग ले सकता है, यानी कि उधारी ले सकता है। तो इसको बोलते हैं रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर रिसेंटली 2020-21 के लिए बोला गया कि 1.06 लाख करोड़ रुपए यहां पर जो स्टेट है वो बोरो कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर अप्रूव किया गया। आखिर ऐसा क्यों अप्रूवल दिया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कोविड-19 की काफी बड़ी दिक्कत चल रही थी। तो कोविड-19 के चलते बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि यहां पर बर्बाद हो गए, उनके ऊपर काफी एडवर्स इंपैक्ट पड़ा। तो इसके चलते इनको इंसेंटिव यानी कि एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है यहां पर, ताकि ये अपना जो है ना रोजी रोटी चला सके। अक्टूबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिंक्ड परमिशन फॉर एडिशनल बोरोइंग की बात की गई 1%, जो इनकी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जैसे कि सेंटर की अगर जीडीपी के बारे में बात करें, यानी कि एक तरीके से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी तरीके से स्टेट की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई। तो 4 क्रिटिकल रिफॉर्म के लिए इनको अलाउ किया गया। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक साल के अंदर, नॉर्मली माना जाता है एक साल ले लिया जाता है पीरियड, कितना उस एरिया के अंदर गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको बेसिकली यहां पर काउंट किया जाता है। तो यहां पर 4 एरिया इन्होंने बताए, इन 4 एरिया के लिए यहां पर अगर कोई काम करे तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बेसिक इनके द्वारा पर्पज यहां पर रखा गया। तो जो स्टेट है वो यहां पर फंड लेंगे। अभी यहां पर अब फंड की बात की जा रही है।
इन 4 रिफॉर्म के लिए, तो एक्सीज कर सकते हैं 2.14 लाख करोड़, ये कंपाइलेशन अगर बात करें ऑल 4 सेक्टर के लिए, जिसके चलते जो स्टेट है यहां पर ये 3 ऑफ द 4 जो रिफॉर्म है वो सेंट्रल जो एक तरीके से प्रोवाइड करेगा एडिशनल यहां पर 2000 करोड़। इसी के साथ में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सेंटर भी यहां पर हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेट बोरोइंग जो बोली गई है सारे मिलाकर जो भी इनको करना है 2021-22 के लिए प्रेजेंट टाइम पर जो बात की जा रही है ये आ गई यहां पर 4%, यानी कि 4% अभी यहां पर किसके द्वारा बोला गया, ये बोला गया 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। देखिए चक्कर क्या है बेसिकली, आखिर फाइनेंस कमीशन यहां से कहां से आ गया बीच में। देखिए अगर कहीं पर भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज होनी है जिसके चलते यहां पर जो पैसे की बात आती है किस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में अगर बात करते हैं तो ये फाइनेंस कमीशन हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और फाइनेंस कमीशन आप लोगों को पता भी है एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारी कंट्री में एक आर्टिकल है जो आप लोगों को याद होगा 280, हाँ बिल्कुल सही है, बता दिया आप लोगों ने, मुझे पता था आप लोगों को याद होगा। तो 1951 में यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश किया गया, और अभी हमारी कंट्री में 15 फाइनेंस कमीशन यानी कि 15वां फाइनेंस कमीशन है। इसके द्वारा रिकमेंड किया गया 4% तक का आप लोग यहाँ पर बेसिकली बोरोइंग ले सकते हैं अगर आप लोगों को इन सेक्टर में आप लोगों को रिफॉर्म लेकर आना है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है बेसिकली एक संवैधानिक बॉडी है जो कि यहां पर अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके चलते सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको यहां पर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसके ऊपर यहां पर ये काम करते हैं। तो अभी इनके द्वारा इन पर्टिकुलर एरिया में काम करने की बात की गई, तो इसके चलते कई सारी चीजें यहां पर देखी गई, ठीक है, जैसे कई सारी चीजें, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात की, तो वन नेशन वन राशन कार्ड क्या काम करेगा, जैसे कि हमारी कंट्री मान लीजिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाना का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अगर एक इंसान, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा जो रहने वाला तमिलनाडु के है और वो जाकर रहना स्टार्ट कर दिया महाराष्ट्र में, तो उसका राशन कार्ड तो तमिलनाडु का है, पर लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये हो गया कि वो वहां पर भी जाकर अपना बेसिकली जिंदगी रोजी रोटी राशन वगैरह ले सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि आसानी से कोई बिजनेस कर सके, उसके लिए यहां पर काम किया जा रहा है। तो ये आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। अर्बन लोकल बॉडीज या फिर यूटिलिटी रिफॉर्म के बारे में बात करें तो इनका बेसिक एम क्या होता है, जैसे कि हेल्थ की सर्विस होगी, ठीक है, साफ सफाई वाली चीजें होगी, वाटर के बारे में बात करें, गंदगी को खत्म करना, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाए तो ये होगा। पावर सेक्टर तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से जो पावर होता है किस तरीके की चीजों को प्रोवाइड कराना है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि हर एक चीज का आप लोग लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मुद्दे यहां पर इसके बारे में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि आप लोग याद रखिएगा। और बाकी एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस किया वो है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो यहां पर 15 फाइनेंस कमीशन जो है याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों के सामने तुरंत मिलाकर 15 फाइनेंस कमीशन अभी कौन से हैं, ये हैं अभी यहां पर जो हमने डिस्कस किए एनके सिंह जी, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें 14 फाइनेंस कमीशन थे YV रेड्डी साहब, 13 फाइनेंस कमीशन थे विजय एल केलकर, 12th फाइनेंस कमीशन थे C रंगराजन और 11th फाइनेंस कमीशन थे AM खुसरो, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि अभी यहां पर ये न्यूज में भी आएंगे तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इनके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से आप लोगों से। आगे चलते हैं, अब यहां पर बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बात की जा रही है, डोपलर रडार के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली अगर बात करिए रडार कैसे काम करती है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रडार क्या करती है, सिग्नल ट्रांसमिट करती है, यानी कि एक तरीके से पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करती है, और फिर ये जो वेव होती है ये वहां से टकराकर रिटर्न आती है, तो फिर यहां पर ये बताती है आके कि हाँ इस दूरी पर कोई ना कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, इस दूरी पर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके से रडार जो होती है वो काम करती है। तो अभी यहां पर हम लोग बात करते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग IMD बोलते हैं। तो IMD के द्वारा क्या किया गया, IMD के द्वारा कुछ ऐसी ही रडार जिसके चलते हम लोग चीजों को पता लगा सकें, हमारी कंट्री में अभी स्टेब्लिश की गई है। कहां पर, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो यहां पर इनको स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है अभी और अच्छे से, ताकि अपना ढंग से काम किया जा सके। तो IMD यहां पर ये काम कर रहा है। तो IMD जो है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये हमारी कंट्री में। ये वेदर और जो भी यहां पर एक मीटरोलॉजिकल जो कंडीशन रहती है उसको ये एनालिसिस करता है, ठीक है। इसी के साथ में अर्थक्वेक के बारे में बताता है। तो ये यहां पर अभी कई सारी रडार आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे ईस्ट कोस्ट पर अगर आप लोग बात करिए हमारी कंट्री के, जैसे मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं, एक मिनट, तो है मैप ये रहा,
ठीक है। जैसे ईस्ट कोस्ट पर अगर बात करें तो आप लोग कोलकाता, जैसे ईस्ट कोस्ट यहां पर हो गया, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है। तो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेस्ट कोस्ट पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, कोच्चि हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ये देखने को मिलेगा। अदर और कई जगह रडार देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कुफरी में है, इसी के साथ में आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगी, जयपुर, भुज, लखनऊ, पटना, तो कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि यार आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहां पर कैसा मौसम रहने वाला है, और फिर उसी के हिसाब से गाइडलाइन इशू कर देते हैं कि भाई साहब ये दिक्कत रहने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर मत बोलना कि बताएं नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका फंडा रहता है। तो जनवरी 2021 में यूनियन जो मिनिस्ट्री है फॉर अर्थ एंड साइंस, उनके द्वारा यहां पर 10 में से 2 जो इंडिजिनसली बनाई गई है हमारी कंट्री के द्वारा, एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार, वो यहां पर मॉनिटर करने के लिए यहां पर हिमालयन वाले रीजन में, इसी के साथ में डॉपलर जो वेरिंग करती है फ्रीक्वेंसी में, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए यहां पर यूज की जाती है अलग अलग एरिया में, और 500 किलोमीटर के करीब लगभग इनका एरिया रहता है, जिसमें ये वेदर को चेक करती है कैसा मौसम है। क्लाउड बैंड यानी कि बेसिकली बादल के बारे में बात करती है, रेनफॉल कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करती है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इनका ये रिप्रेजेंटेशन रहता है, जिसके बेस पर ये काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये इनका बैंड रहता है, जिस बैंड के बेस पर ये काम करती है, तो कंफ्यूज मत होना कि क्या बैंड और कैसे है। तो बेसिकली इनका ये रहता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये काम करती है, ताकि जो भी इनको मापना है उसी तरीके से जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से काम करेगा। आखिर हम लोग क्यों इनको यूज कर रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो देखिए यार यही है कि अगर कल को कोई मौसम संबंधी कोई एक्सट्रीम कंडीशन बन गई, जैसे साइक्लोन आ गया, तो साइक्लोन आ गया तो हम लोग को पता होना चाहिए कि साइक्लोन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। यानी कि साइक्लोन को अगर टैकल नहीं करना है तो इंसानों को मरने से कैसे बचाना है, जानवरों को मरने से कैसे बचाना है। जब यहां पर किसी तरीके का साइक्लोन आता है, कब भाई बाढ़ आती है, कोई तूफान आता है, कोई बारिश होती है, तो बहुत सारे जानवर भी मारे जाते हैं, तो जन और धन दोनों की काफी ज्यादा हानि होती है। तो इस तरीके से दोनों को बचाने की बात की जाती है। इसी के साथ में अगर ऑब्जर्वेशन यहां पर इसके बारे में बात करें तो 10-10 मिनट के अंदर फोरकास्ट करता रहता है, ऑब्जर्वेशन देता रहता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर वेदर में, पर्टिकुलर एरिया में वेदर कैसा है। देखिए क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लाइमेट और वेदर में कोई पूछे क्या फर्क होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि आज का मौसम जो है खराब रहने वाला है, आज का वेदर जो है वो खराब रहने वाला है। पर लेकिन जब क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो ये क्लाइमेट होता है लंबे समय तक, जब बहुत सारे वेदर को आप लोग जोड़ते रहोगे कि अच्छा 1 दिन का वेदर, 2 दिन का वेदर, 1 महीने का वेदर, 2 महीने का वेदर, 5 महीने का वेदर, तो जब इनको जोड़ लोगे तो एक पैटर्न पता चल जाएगी, अच्छा यहां पर ऐसा मौसम रहता है, तो फिर उसको आप लोग क्लाइमेट बोल देते हो, ठीक है, कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है यार, वहां घूमने जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बोला जाता है। वेदर क्या होता है? वो डे बाय डे का, आज का वेदर कैसा है, धूप रहेगी या बारिश होगी, बताना यार, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं वहां पर आऊं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो जो बेसिकली बात करें, रेडियो जो डिटेक्टिंग और जो रेंजिंग है यहाँ पर, ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर नॉर्मली काम करती है, ठीक है। यूज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन जो माइक्रोवेव रीजन के अंदर, बेसिकली इनके द्वारा जो क्या हाइट है, किस तरीके की जो इंटेंसिटी है, क्या मूवमेंट है, तो उनके बारे में सब, क्या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, सबके बारे में बताते हैं। तो डॉपलर जो है यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड रडार होती है जो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करती है, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है वेलोसिटी डेटा और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्टेंस बताती है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से कहाँ से जाकर कितने डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से रडार के द्वारा ये बातें बताई जाती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि देखिए कल को चलकर कुछ भी डिसीजन ढंग से लिए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के चलते, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहां पर ये नेशनल न्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो किसके बारे में क्या क्या बातें हैं थोड़ा समझ लेते हैं। अभी यहां पर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि न्यूज जो हो न्यूज थी वो तो पुरानी थी, पर लेकिन न्यूज फिर से क्यों आ रखी है ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। हमारी कंट्री में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था ताउक्ते, ठीक है। ये जो साइक्लोन हमारी कंट्री में आया, इस साइक्लोन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ये साइक्लोन के बारे में ही यहां पर बात की जा रही है। इस साइक्लोन में लगभग 71 लोग मारे गए थे, जो ओएनजीसी के बार्ज पर जो अवेलेबल थे मुंबई के अंदर, उनको काम करने के लिए फोर्स किया गया था बेसिकली ओएनजीसी के द्वारा, जबकि अलर्ट कर दिया गया था कि मौसम जो है खराब रहने वाला है। ये जो वर्ड यूज किया गया यहां पर बार्ज, इसका क्या मतलब है ये आप लोग समझ सकते हैं। नॉर्मली ये जहाज हो गया एक ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जिसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर मटेरियल को लाने और ले जाने का काम किया जाता है एक जहाज के द्वारा। जैसे ना ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के पीछे आप लोग ट्रॉली बांध लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली आ गई, तो यहाँ पर ट्रॉली में कोई ना कोई सामान भरा होगा तो उसको ले जाने का काम करता है। तो ये ट्रैक्टर हो गया, इसकी ट्रॉली हो गई, तो ये बेसिकली जहाज की ट्रॉली है जिस पर काफी सारे लोग थे। तो यहाँ पर उस टाइम पर ये काफी बुरी कंडीशन बनी, साइक्लोन काफी खतरनाक आया, तो उसके चलते ताउक्ते साइक्लोन के द्वारा काफी सारे लोगों की जान ले ली गई।
तो वो जो इंसिडेंट था वो ज्यादा न्यूज में भी नहीं आया। रीजन क्या था? क्योंकि ओएनजीसी जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में है, और आज की डेट में अगर ओएनजीसी कुछ इस तरीके से काम हो रहा है कहीं पर ये, तो सीधा सीधा आरोप किस पर लगेगा? गवर्नमेंट के ऊपर लगेगा। तो इसी के चलते यहां पर अभी ये बात की जा रही है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट के अंडर की यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हरकतें कर रही है, तो लॉस ऑफ लाइफ जो हुआ है लोगों का, उनके बारे में कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो उसके चलते अभी यहां पर मैटर पहुंच रहा है, ठीक है, कोर्ट के अंदर। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो एक्यूज्ड है उनको देखा जाएगा किस तरीके से उनको टैकल करना है, क्योंकि जिनके घर में से कोई इंसान जिसकी डेथ हुई है यार, उसको कुछ ना कुछ तो बातें उसके लिए होना चाहिए, किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा हो। घर का इंसान मारा गया, उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं, तो यहां पर एक्शन कैसे लिया जाएगा? बेसिकली यहां पर ये तो बोल सकते हैं कि भाई साहब साइक्लोन के चलते डूबकर मर गए, हमको नहीं पता है, ठीक है, पर फिर भी इसके लिए कुछ ना कुछ रूल तो होंगे। तो रूल जो है यहां पर क्लास एक्शन के बारे में बात की जा रही है। एक तो सिविल प्रोसीजर कोड है यहां पर, जिसके हिसाब से, जिसको 1908 आप लोग बोलते हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में सारे कोर्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये अगर बात करें कोई भी अगर इस पर्टिकुलर एरिया की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो यहां पर इसका रूल 8 जो है वो यहां पर इसको फॉलो नहीं करता है। यानी कि अगर यहां पर कोई ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है तो इसका जो बेसिकली रूल 8 है वो यहां पर ऐसा कोई अगर कोई ऐसा कोई एक्शन है यहां पर सिविल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको आप लोगों को क्रिमिनल मैटर नहीं देखने को मिलेगा, तो ये काम नहीं करेगा। नॉर्मली कंपनी से रिलेटेड मैटर है, क्योंकि ओएनजीसी एक कंपनी है, तो सेक्शन 245A है जो यहां पर, जो 245 जो है ये अलाउ करता है यहां पर जो भी यहां पर मेंबर है, डिपॉजिटर है कंपनी के, ठीक है, कि उनके खिलाफ किस तरीके से प्रोसीडिंग करनी है अगर कोई ऐसा इंसिडेंट पाया जाता है। तो यहां पर नॉर्मली आप लोग कहां जाना पड़ेगा? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल है यहां पर ये डिसीजन देगा, इसके बाद में फिर देखा जाएगा चीजें कैसे चल रही हैं और कैसे उनको लेकर चलना है। देखिए हमारी कंट्री में कई सारे और भी लॉ हैं, अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है, कंपटीशन एक्ट है यहां पर, अगर कोई दिक्कत आती है यहां पर तो ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसके चलते एंटी कंपटीशन अगर कोई देखने को मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर मार्केट में अपना दबदबा बना रहा है, उसके लिए है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात की जाती है, जो कि रिपील किया गया 1986 का, और उसको यहां पर रिप्लेस कर ये बनाया गया। तो इसके तहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी है, जो कि यहां पर इस तरह के केसेस में आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो केस है ये है रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव वर्सेस जो अदर्स है यहां पर, उसी के साथ में यहां पर जो द्वारिकाधीश जो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और अदर्स 2018 का केस है यहां पर ये, ठीक है। तो ये भी यहां पर केस है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं है, पर हाँ फिर भी ये है कि देखिए जो केस पर्टिकुलर था, ठीक है, कि जिसने भेजा इनको ड्यूटी पर उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ वहां पर होने वाला है, और इस तरीके की सिचुएशन अगर वहां पर बन गई तो फिर यहां पर किसको दोषी उसके लिए ठहराया जाए? कंपनी को दोषी ठहराया जाए, कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजमेंट को दोषी ठहराया जाए, तो किसको दोषी ठहराया जाए? तो इसी के चलते यहां पर ये बातें की जा रही है। अगर बात करें हमारी कंट्री में ओएनजीसी के बारे में, तो ये बेसिकली एक तरीका महारत्ना है, ठीक है, जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, और 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये अभी यहां पर न्यूज में आ गया इसके चलते। तो एक्शन की बात की जाए तो यहां पर इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए और किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। कल को अगर चल के फिर से कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको कैसे आप लोग टैकल करोगे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस रहते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कि समझ में नहीं आता कैसे टैकल किया जाए, तो उसी के बारे में यहां पर अभी बात की जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं, और हाँ कल आप लोगों के लिए, कल के आज बेसिकली आप लोगों के लिए वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट डे और थीम आप लोगों को देखने को मिला। तो छोटी सी वीडियो रहती है यार 10-5 मिनट की, आप लोग उसको देख लीजिए, एक रिविजन आप लोगों को हो जाता है जरा सी देर में, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली वर्ल्ड यूएफओ के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ मतलब क्या है, जैसे आप लोग इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती है, कई बार देखी जाती है पृथ्वी के ऊपर, पर लेकिन फिर ये गायब हो जाते हैं, इनके बारे में पता नहीं चलता है। तो ये अनआइडेंटिफाई ऐसी कोई बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि उड़ती हुई उड़न तस्तरी कोई देखने को मिली, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी थी जो मैंने बात की थी जादू, ठीक है, ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें यहां पर बात की जाती है। तो ये एक तरीके से 2 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ऐसी कोई चीज अगर स्काई में दिखी, आसमान में दिखी है, तो ये अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। और यहां पर आगे चलकर हो सकता है दूसरे ग्रह पर कोई प्राणी रहते हो, हमारे साथ में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश की जाती है ताकि आगे चलकर इसके ऊपर काम किया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ओके। आइए आगे चलते हैं, यहां पर कुछ शॉर्ट न्यूज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है, तो समझेंगे यहां पर कुछ डिटेल में कई सारी बातें। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, ये जो न्यूज निकल कर आई है ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर एंड टूरिज्म की साइड से। तो अगर आप लोगों से पूछे कि मिनिस्टर कौन है यहां पर कल्चर और टूरिज्म के, तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम है यहां पर श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल साहब जो है यहां पर मिनिस्टर है। तो प्रहलाद सिंह पटेल साहब के द्वारा अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें फ्लैग सत्याग्रह जबलपुर मध्य प्रदेश में इसको ऑब्जर्व किया गया।
तो इंडिया का जो फ्लैग सत्याग्रह है यहाँ पर ये पीसफुल एक तरीका सिविल डिसोबीडियंट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री में देखने को मिला ब्रिटिश टाइम पर। तो यहाँ पर उसी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है और झंडे वगैरह यूज कर रहा है तो उनको झंडे भी यूज करने नहीं देते थे। तो राइट जो यहाँ पर एंड फ्रीडम के बारे में बात करें तो उसको रोकने की कोशिश की जाती थी। तो उसी के चलते ब्रिटिश रूल को हम लोग चैलेंज करते थे, यहाँ पर चुनौती देते थे इनके थ्रू, यहाँ पर ये झंडा दिखाकर बेसिकली। तो ये तरीका यहां पर रहता था, अपना फ्लैग होस्ट कर कि हाँ हमारा देश आजाद हो चुका है, ठीक है, हम तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन को नहीं मांगते हैं। तो फ्लैग सत्याग्रह जो है ये यहां पर होस्ट किया गया, ठीक है। तो मोस्ट नोटेबल अगर बात करिए जबलपुर में यहाँ पर ये और नागपुर के अंदर 1923 में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी, ठीक है, और कई सारे और भी पार्ट में देखने को मिली थी। तो उसी को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आप लोगों को याद हो हिस्ट्री के हमारी कंट्री में, अगर झंडे के बारे में बात करें, जिसके चलते हम आगे चलकर फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जैसे कि 15 अगस्त, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो हमारी कंट्री में 31 दिसंबर 1929 में बेसिकली कांग्रेस के द्वारा यहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, और उस पूर्ण स्वराज्य के चलते जो उस टाइम पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा यहां पर फ्लैग फहराया गया, यहां पर रवि रिवर के किनारे लाहौर में, यानी कि लाहौर में रवि रिवर के किनारे उनके द्वारा फ्लैग फहराया गया। तो ये इंसिडेंट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट और काफी नोटेबल इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में कई सारे और एरिया में, जैसे कि मैसूर जिसको आज के में कर्नाटक बोलते हैं, फिर ऐसा ही कुछ इंसिडेंट यहां पर 1938 में मैसूर में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, जहां पर यहां पर इसी तरीके से यहां पर झंडा जो फैलाया गया, तो इसको भी यहां पर इस तरीके से सत्याग्रह की कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। तो यहां पर कई सारे ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फिर आगे चलकर हम लोगों ने झंडा अडेप्ट किया। देखिए बेसिकली एक तरीका आप लोग इसको एक सिंबल बोल सकते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। आप लोगों ने देखा कि ओलंपिक में खेलने जाते हैं तो इंडियन फ्लैग के नीचे खेल रहे हैं, ठीक है, तो एक शान की बात होती है यार अपने आप में। तो उसी के तरीके से यहाँ पर इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भी रिसेंटली न्यूज में आ गया है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो अगर मोटा मोटा आप लोग याद रखेगा तो फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोग बता पाएंगे, ठीक है। आगे यहां पर बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली एक बॉडी है हमारी कंट्री में जो क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में यहां पर बात करती है। देखिए काउंसिल और कमीशन में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। काउंसिल जो होती है वो नॉर्मली एक इलेक्टेड बॉडी होती है, जैसे आप लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुना है ना, तो वो इलेक्ट होकर आती है, ठीक है। जो कमीशन वो जो होता है वो एक अपॉइंटेड बॉडी होती है, यानी कि गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे काम करती है। तो अगर काउंसिल और कमीशन के बारे में पूछे कौन ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है, तो वो आप लोगों को बेसिकली काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अभी यहां पर बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके द्वारा इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, यानी कि कौन कौन सी मेडिकल डिवाइस के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाना है उसके बारे में बात करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया ताकि मेडिकल डिवाइस को सर्टिफिकेशन दिया जा सके। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो 1997 में ये बॉडी लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि यहां पर प्रॉपर वे में एक पर्टिकुलर चीजों की क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है, उसके अंडर में क्वालिटी ऑफ काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि क्वालिटी ऑफ काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। तो ये कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो, ठीक है। जो ये एक तरीके से काफी इंडिपेंडेंटली नॉर्मली माना जाता है कि ये काम करती है, ठीक है। अगर यहां पर कुछ भी काम के बारे में बात की जाए तो ये काफी तरीके से काम करती है, और यहां पर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन जो मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकल डिवाइसेज हैं उनके लिए यहां पर बेसिकली इस तरीके से चीजें तैयार की गई हैं ताकि इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस को प्रोवाइड कराया जा सके और एक क्वालिटी प्रोडक्ट अपनी कंट्री में देखने को मिले। तो सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस 2016 में यहां पर चीजें देखने को मिली ICMED। तो यहां पर जिसको बोलते हैं इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो यहां पर 13,485 प्लस के करीब आप लोग यहां पर कैसे क्वालिटी रखनी है, एफिशिएंसी, कैसे इनकी सेफ्टी के बारे में बात करें मेडिकल डिवाइस की, तो उनका वेरिफिकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कैसी डिवाइस आनी चाहिए। देखिए मेडिकल के फील्ड में काम करना है तो अच्छी चीजें होनी चाहिए, उसमें कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर कमी और खामी रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज है यार ये भी। यहां पर अभी हमारी कंट्री में आप लोगों ने कई सारी मीडिया की रिपोर्ट देखी होंगी जिसमें ये बताया जा रहा था कि हमारी कंट्री का लगभग 20,000 करोड़ के करीब जो पैसा है वो स्विस बैंक में है। तो इसी के चलते यहां पर गवर्नमेंट की साइड से कुछ वेरिफिकेशन भी आया कि ऐसा कुछ नहीं, हालांकि उसके बारे में यहां पर बात की गई। फिलहाल जो बात करें इसके बारे में मोटे मोटे तौर पर, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। उसमें क्या क्या है, पहले यहां पर यह बोला जा रहा है कि लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूं
2019 में जो है 6,625 करोड़ के करीब थे यहाँ पर। ये बेसिकली स्विस फ्रैंक बोलते हैं, CHF, ठीक है। तो स्विस फ्रैंक है यहाँ पर जिनको 899 मिलियन के करीब देखने को मिली, ठीक है। बाकी अब चलकर बोला गया कि 20,700 करोड़ के करीब हो गया है, यानी कि 2.5 बिलियन के करीब इंडिया का जो पैसा है वो यहाँ पर रखा हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर में। देखिए नॉर्मली अगर बात करें इंडिया और स्विट्जरलैंड के अंदर, आप लोगों को मल्टीलेटरल कन्वेंशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। अगर टैक्स के मैटर में बात करें तो ये इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ऑलरेडी है, यानी कि अगर कल को चलकर कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन छिपाता है इस तरीके से कोई, तो हम लोगों के बीच में ऐसा संज्ञान है कि हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दोनों कंट्री म्यूचुअली, जो बेसिकली बात करें म्यूचुअली कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी एग्रीमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते हम लोग ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के तहत आते हैं। यानी कि हम लोगों को जरूरत नहीं है कि बार बार जाकर बोलना है, ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर होती हुई दोनों कंट्री के बीच में नजर आएगी। यानी कि अगर हमारी कंट्री का कोई पैसा स्विस बैंक के अंदर रखा हुआ है ब्लैक मनी, तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके बारे में पता होगा, ये यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। अब वो कितना स्टेप उठाते हैं उनके ऊपर, कितना उसको टैकल करते हैं, वो एक अलग बात है। फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर बेसिकली अगर बात करें यहां पर ये एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी 2019 और एज वेल एज 20 में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये तो बोला नहीं गया कितने पर, हाँ ये जरूर बताया गया कि इतना पैसा नहीं है। तो ये कैसी इनकम होती है, ये अनडिक्लेयर्ड इनकम, या नॉर्मली आप लोग ब्लैक इनकम आप लोग बोल देते हैं, जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता है, जिसको टैक्स से छिपा कर रखा जाता है। तो ये वो वाली इनकम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो बात की जा रही है स्विट्जरलैंड के बारे में बात की जा रही है, तो ये अपनी प्यारी कंट्री है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप लोग इसको जूम कर देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आपको स्विट्जरलैंड लेकर चलता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड में जाना, देखिए अगर घूमने आप लोग को जाना है तो स्विट्जरलैंड एक बहुत महंगी कंट्री है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर पैसे लेकर जाएंगे, मान लीजिए आप लोग वहां पर 80 रुपए लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब यह कि वहां पर 1 रुपए के बराबर वो हो गया है। यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को एक तरीके से जितना पैसा आप लोग खर्च करना चाहते हैं उसका 80 गुना पैसा आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा अपनी कंट्री के हिसाब से, तब जाकर आप लोग वहां पर चीजों को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये बातें इसके अंदर की जा रही है। आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो बेसिकली अभी बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसका नाम है हंगरी, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये है, अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए। यहाँ से ये हो गया हंगरी, ठीक है। हंगरी जो है भूखी कंट्री है, भूखी कंट्री नहीं है बेसिकली, कंट्री ठीक है, ठीक है, नाम हंगरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, यानी कि 100 से भी ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे बुदापेस्ट, जो कि इसकी कैपिटल के अंदर में। रीजन क्या था? रीजन ये था कि यहाँ पर बैन लगा दिया गया है, जो एक तरीके से कई तरीके के, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि अगर मेल और मेल, फीमेल और फीमेल अगर आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसी के साथ में जेंडर एक्सचेंज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे आप लोगों ने मूवीज भी देखी होगी कि उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजें आज के में साइंस जो है वो काफी तरक्की कर चुकी है। तो लड़के को अगर इंटरेस्ट है लड़की बनने में, या लड़की को इंटरेस्ट है लड़का बनने में, तो बन सकता है। नॉर्मली ये कब होता है? जब कोई लड़की है पर लेकिन उसके अंदर लड़के जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है, कोई लड़का है उसके अंदर लड़की जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है, तो वो नेचुरली होती है, उसमें कोई किसी की रोक टोक नहीं है कि हाँ वो पर्टिकुलर ऐसी चीजें चल रही हैं। तो उसके चलते उनको ये लगता है कि शरीर तो यार उसके अंदर लड़के का आ गया है, पर लेकिन एक तरीके से जो नॉर्मली एक मन है वो लड़की का है, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर वो मन के हिसाब से शरीर को चेंज करा जाता है फिर, ठीक है। तो इसी के तरीके से यहां पर चीजें चेंज की जाती है जिस तरीके से उसको कंफर्टेबल फील लगे। तो क्योंकि जिंदगी उसको जीनी अपने शरीर के साथ में, हम लोगों को थोड़ी ना उससे कोई मतलब होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में है, ऐसी कोई भी चीजें है, जैसे कि कोई किसी कोई स्कूल के अंदर कैरिकुलम है या फिर टेलीविजन पर कोई शो चलते हैं, ठीक है, तो अंडर 18 की एज के अंदर, तो उनको सबको बैन किया जा रहा है। तो हंगरी के अंदर जो लेजिस्लेशन है यहाँ पर ये इसको एक तरीके से गैर कानूनी की कैटेगरी में डाल रहा है। अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, अगर कोई यहाँ पर प्रमोट करता है होमोसेक्सुअलिटी को या फिर जेंडर एक्सचेंज को, यहाँ पर इनके द्वारा ओनली सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो उसको भी लिमिटेड कर दिया गया है। जैसे मैं बोलता ना कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे इसके बारे में जान सकें, उल्टी सीधी राहों पर न चले आगे चलकर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है लाइफ का कि ये हाँ होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल गवर्नमेंट जो यहाँ पर काफी कम ओनली यहाँ पर जो बच गए हैं वो यहाँ पर इसको कर सकते हैं आगे फॉरवर्ड, पर लेकिन सबको ये नॉर्मली इजीली ये इंडिपेंडेंटली अब अवेलेबल चीजें नहीं रहेंगी, इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अगर बात करें नो लिमिट, अगर बात करें यहाँ पर बोला गया कि बात करें यहाँ पर द लिमिटेशन प्लेस ऑन द, एक तरीके से जो कंटेंट है ये बोला गया कि इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल करिकुलम अलोन, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्कूल के करिकुलम में ही इसको ओनली डाला गया है, ये टीवी शो में भी आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, जो कि खासकर बच्चों से रिलेटेड है। इसी के साथ में यहाँ पर
एलजीबीटी कम्युनिटी से जो फीचर से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पर वो भी आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अच्छे वाला एक बैन आप लोग बोल सकते हैं जिसके चलते चीजों को कंट्रोल किया जाए और ज्यादा चीजें यहाँ पर मार्केट में देखने को न मिले। ठीक है, तो हंगरी एक ऐसी यूरोपियन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात भी की। इसके अंदर दुआनबे रिवर, इसी के साथ में तिस्जा भी एक नाम की रिवर है हंगरी के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ बातें हैं जो आप लोग एक मोटे मोटे तौर पर याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बात की जा रही है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में पीएम केयर नाम का एक फंड लाया गया। पीएम केयर नाम के फंड में लोगों ने जमकर डोनेट किया। मैंने भी आप लोगों से बोला, इवन मैंने भी अच्छा खासा पैसा डोनेट किया इसके अंदर। पर लेकिन जब बात आई कि इसका पता होना चाहिए कि किस किस ने कितना पैसा डोनेट किया है, तो गवर्नमेंट ने बताने से मना कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, कोविड-19 के लिए आप लोग लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन ये पैसे की इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर देनी चाहिए थी, पर उन्होंने उस पैसे की इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इसके चलते यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर इसका जो इंपैक्ट देखने को मिला वो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर देखने को मिला। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है उसके अंदर जो डोनेशन है इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, अभी यहां पर अगर चेक करें तो जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का ओनली 63,000, मुझे पहले स्टार्टिंग में पढ़ के लगा कि मैंने कहा करोड़ लिखा होगा इसके सामने, 63,000 ओनली 63,000 रुपए यहां पर अभी निकल कर आए जो इसके अंदर से, यानी कि लोगों ने इसके अंदर डोनेट ही नहीं किया। तो ये वाली काफी एक अलग तरीका नेचर अभी यहां पर सामने निकल कर आया कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर लोगों ने डोनेट ही नहीं किया। तो ये वो फंड होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, और अगर कोई भी कहीं डिजास्टर आता है, सुनामी आती है, साइक्लोन आता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो उसमें रिलीफ मेजर रिहेबिलिटेशन के लिए वहां पर काम किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये नेशनल डिजास्टर जो रेस्पॉन्स फंड है ये रिसेंटली अभी इसीलिए न्यूज में आ गया है। ये बेसिकली जो एक सप्लीमेंट भी होता है स्टेट को डिजास्टर के टाइम पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इससे फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है कोई कैलेमिटी अगर यहां पर देखने को मिलती है। पर लेकिन कंडीशन क्या बन गई, लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं देखने को मिली। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो मैंने अभी देखा यहां पर, ये एनडीआरएफ, ठीक है, इसको पहले जो बुलाया जाता था इसको एनसीसीएफ के नाम से बुलाया जाता था, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। ठीक है, तो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड को बाद में नाम चेंज कर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये जो अनाउंस किया गया था ये 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हमारी कंट्री में ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों तक जो है पैसा पहुंच सके, कुछ ऐसा टाइम, ऐसी कंडीशन अगर कोई बने। ठीक है, तो ये 11th फाइनेंस कमीशन जो था वो हमारी कंट्री में बनाया गया, जिसके द्वारा ये सारी बातें देखने को मिली। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों को याद होगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। 11th फाइनेंस कमीशन जो है वो 1998 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसके चलते इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई। जो रिकमेंडेशन दी गई वो 2000 में इसके द्वारा प्रेजेंट की गई। तो एएम खुसरो, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। यहां हो गए वाईवी रेड्डी। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन का नाम याद है आप लोगों को, हमारे देश के सबसे पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे, इनके बारे में बताइए, देखता हूं किस किस को याद है, इनके बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन, फिर इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हाँ, फिर भी याद रखिएगा कोई ऐसा डे होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। शॉर्ट न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर पहले तो अपने फ्लैग के बारे में बात की, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करी डिवाइस के, फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्विस बैंक के अंदर जो चीजें उनके बारे में बात करी, हंगरी के बारे में बात करी कि हंगरी के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने यहाँ पर डोनेशन के बारे में बात की, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ चीजें देखी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की कि जहाज के अंदर कैसे कैसे लोगों की जान चलेगी, और वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझी, जो कि काफी एक मुद्दा बन गया है देश के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने कैसे यहाँ पर बेसिकली जो सुअर की जो कम्युनिटी है उनको कैसे डेवलप करके और कैसे जंगल में छोड़ा गया उसके बारे में बात की। इकोनॉमी में बात करें तो रिफॉर्म लिंक जो बोरोइंग के बारे में बात की, कौन कौन से एरिया के लिए बोरोइंग दी जा रही है, वो सारी बातें समझी। अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली रडार के बारे में बात की, कैसे कैसे काम कर रही है और क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिली। हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर पीटर पेन सिंड्रोम, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये था डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, तो क्या क्या है समझिए यहाँ पर। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर बेसिकली मिनिस्ट्री के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर अभी ये फ्लैग सत्याग्रह के बारे में बात की गई। ठीक है, इसी के साथ में इसी के बाद में बात करें इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस के बारे में बात की गई। तो ये OCI क्या है यहाँ पर, ये MAAC क्या, इसके बारे में बताइए, किसके द्वारा यहाँ पर अभी होमोसेक्सुअलिटी जेंडर चेंज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ज्यादा एक तरीके से नहीं होना चाहिए प्रसार उनका, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है NCCF के बारे में बात की हम लोगों ने।
कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था और कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि स्टेट को पैसा मिलना चाहिए 4% ऑफ जीडीपी का मार्केट से वो ले सकते हैं, तो ये किसके द्वारा बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है, यहां पर अभी बात की जा रही है कि 7th जो यहां पर न्यू डोपलर, ये अभी जो रडार लगाई गई महाराष्ट्र के अंदर बात की जा रही है, तो किसके द्वारा इसको अनाउंस किया गया, पीपीएस क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कल क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहां पर कब तक टारगेट रखा गया कि 50% जो है वो डेथ कम कर देंगे जो रोड के ऊपर होती है। इसी के साथ में पीयूसी क्या है यहां पर, ये कौन से जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल कब का है जिसके अंदर ये आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन, तो ये रिपोर्ट है जिसके बारे में आप लोगों को नाम कंप्लीट करना है इस रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बर्थ और डेथ के बारे में यहां पर बात की गई। हाईएस्ट सेक्स रेशो के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को बताना है कौन से राज्य का है सबसे ज्यादा, फिर कौन से का और फिर कौन से का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इबोला वायरस का आउटब्रेक जो है बोला खत्म हो गया है एक कंट्री से, उसका नाम बताना है। इबोला वायरस किस रिवर के नाम पर रखा गया और ये रिवर कहां की है ये बताइए। यहां पर बात की जा रही है एक लेक के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बेसिकली फुल नाम बताना है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का डेटा है जिसके तहत यहां पर ये इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बेसिकली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर 4th टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग को बताना है। आंसर बताता हूं, देखिएगा एक कर कितना सही है आप लोग का। देखिए 24 घंटे के अंदर एक बार को रिवीजन कर लेंगे ना तो बहुत लंबी रेस के घोड़े बन जाएंगे, लंबे समय तक याद रखोगे। ठीक है, 50% करना है यहाँ पर 2024 तक का। ठीक है, पीयूसी के यहाँ पर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की बात की जा रही है, सर्टिफिकेशन जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के हिसाब से देखने को मिलते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये है राज्य जहां पर सबसे ज्यादा बर्थ सेक्स रेशो आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है गिनी, GUINEA, तो गिनी है यहाँ पर, ये कंट्री अफ्रीका के अंदर में जिसको अभी इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया गया और इबोला का नाम आया इबोला रिवर से, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर देखने को मिलती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा बोला गया डेटा लेक, जहां पर सारा डेटा रहेगा, कैसे कैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या क्या चीजें, सब कुछ अवेलेबल रहेगा यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जिसका नाम रखा रामगढ़ विषधारी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ पर 4th टाइगर रिजर्व इससे रिलेटेड बेसिकली बनाया गया राजस्थान के अंदर में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ रियलिटी में, तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ यहां पर मिल जाती है आप लोगों को। ऑलरेडी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूं यहाँ पर, जून के महीने की दोनों पीडीएफ आप लोगों की, नैनो मैगजीन वाली भी और हिंदू वाली भी कंबाइन प्रोवाइड करा चुका हूं, और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।